किया था. So in the last class I discussed about the menstrual cycle. तो yes Sadan, can you tell me how many phases are there in the menstrual cycle? menstrual cycle के 4. 4. Okay, very good. नाम याद है उनके? follicular, ovulation, menstrual phase. और सर सिक्रेट और menstrual, हाँ menstrual phase और एक luteal phase. ठीक है. जैसे luteal phase. लूटियल में क्या होता है, वो जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है ना, जिसमें से ओवा निकलता है, Yes. तो वो पूरा का पूरा येलो येलो होके डीजेनरेट कर जाता है, जो कि हार्मोन निकालता है प्रोजेस्टेरॉन. याद आया? ओवरी के अंदर मैंने बताया था ये. ठीक है. Yes. तो अच्छा ऋषभ, मैंने इसके अंदर हार्मोन्स बताए थे कि जब भी 14th डे होता है, तो 14th डे के आसपास 13, 14, 15, तो यहाँ से उस ग्राफियन फॉलिकल में से ओवा बाहर निकलता है ओवरी के अंदर, राइट. तो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन पीक पे आ जाते हैं. तो वो सबसे ज्यादा पीक पे कौन सा हार्मोन आता है? LH, वेरी गुड, क्या बात है. इस एलएच का नाम क्या होता है? luteinizing hormone. अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही, शाबाश. यस, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अच्छा, एक हार्मोन थोड़ा सा उससे नीचे था, उसका क्या नाम था? FSH, इसका क्या नाम है? follicular stimulating hormone. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Follicle stimulating. ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है. ऐसे ही हमारे पास फिर थोड़ा सा बाद में जाके फिर हमारे पास दो हार्मोन और निकालता है ओवरी. ये तो चलो ब्रेन पिट्यूटरी निकालता है, उसके बाद दो हार्मोन और होते हैं. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. वो तो हो गया ना भाई. प्रोजेस्टेरॉन. हाँ वो तो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, राइट. और Estrogen. प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मैं प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको मेंटेन भी करता है. एम आई राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है. तो ये आई गेस तुम लोगों को पता लग चुका होगा. ठीक है भाई. अब देखो, तुम्हें पता है कि जैसे मेरे पास ना, जैसे मान लो कोई भी एक स्ट्रक्चर कभी कभी आ जाता है. जैसे मान लो कोई भी एक ओवा है, तो ओवा के बाहर की ये जो लेयर होती है ना, ध्यान रखना, जैसे गैमेट्स होते हैं, तो ओवा के बाहर की एक लेयर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? जोना पेलोसिडा. जोना, ये वही लेयर है जिसको एक स्पर्म क्रॉस करते हुए निकल जाता है. ठीक है. मतलब स्पर्म जो पहला वाला स्पर्म होता है, उसको पेनिट्रेट करना पड़ता है. अगर ये स्पर्म है एक, तो ये इस वाली लेयर के साथ कांटेक्ट में आएगा. ठीक है. और बीच ये फिर यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है ओवा का. ठीक है. बाहर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जो इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं ओवा को. ठीक है. इसको कोरोना रेडिएटा सेल्स बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम्हें वो याद करने की जरूरत नहीं है. तो ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जो ओवा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा. सर ग्राफियन फॉलिकल ओगोनिया का था. ग्राफियन फॉलिकल जब ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर होता है ना, ओगोनिया, तो ओगोनिया जब डेवलप करता है हर महीने, तो वो ओगोनिया एक लेयर के अंदर डेवलप करता है. वो जब पूरा डेवलप हो जाता है ऐसा, तब उसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल. और उस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है मेन ओवा. ठीक है. तो ये इतने सारे जो ओगोनिया है, तो उनके ऊपर लेयर बनती है. मतलब हर महीने में एक एक ही तो डेवलप होगा, तो हर महीने में एक Yes, बार sir. ग्राफियन फॉलिकल बनती है. वो फॉलिकल एक लेयरिंग स्ट्रक्चर है जो ओवा को अंदर डेवलप करवाता है हर महीने. और सर ओवा की जो लेयर है उसको फिर यहाँ पे वो तो आता है. ओवा जब निकल के आ गया, तो ये ओवा की बात कर रहे हैं ये. तो ओवा अब ये पूरा ही ओवा है अपने आप में. ये पूरा अपने आप में एक ओवम है. और इसकी ये जो लेयर है, इसे ज़ोना पेलोसिडा बोल रहे हैं. ठीक है. ओके सर. ग्राफियन फॉलिकल इनके ऊपर भी था पहले ओवरी के अंदर. तो अभी ओके इतना सर. ध्यान रखना है, जेनोपेलोसिडा से स्पर्म को एंटर करना होता है. ठीक है. ये अंदर साइटोप्लाज्म है और बीच में क्या है, न्यूक्लियस. और ये बाहर के सेल्स ये क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, आई मीन ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, मैंने बता दिया. ठीक है. तो ये डेवलपिंग ओवा को न्यूट्रिशन देंगे. ठीक है, ताकि वो नाम क्या था? किसका? कोरोना रेडिएटा सेल्स. कोरोना रेडिएटा. कोरोना तो याद ही रहेगा आई गेस. Yes, ठीक sir. है. ठीक है. तो कोरोना रेडिएटा है हमारे पास. मैंने सुना है आज पहली वैक्सीन आ गई है, आई मीन Yes, राष्ट्रपति sir. की बेटी न्यूज को. में आ रहा था. ठीक है, चलो अच्छी बात है, Yes, बहुत sir. खुशखबरी की बात है. मैं तो कह रहा हूँ इतना हो जाए कि कम से कम हम सिलेबस यहाँ पे खत्म करें, और रिवीजन भाइयों बहनों हम सब वहीं पर ही अपने सेंटर में करें. जिस तरीके से बात होती है राम मंदिर वहीं बनेगा, उस तरीके से हम भी बोल रहे हैं रिवीजन की क्लास वहीं होगी. ठीक है, चलो. होपफुली वहीं पर ही होगा सब. ठीक है. रिवीजन सेशन तो एटलीस्ट हो जाए, वरना तुम्हारी 10th क्लास कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई, आई गेस तुम्हें भी पता नहीं चला और हमें तो पता लग ही नहीं रहा. ठीक है. और तो ऊपर सेल का से क्या नाम था? कोरोना कोरोना रेडिएटा. रेडिएटा. रेडिएटर. ठीक है. तो देखो, ये तो था, ये हमने किसका गैमेट पढ़ा वैसे अभी. ओवा. अब इसी तरीके से हमारे पास क्या है, मेल का भी गैमेट है.
तो अब देखो मेल का गैमेट छोटा होता है साइज में, राइट, और मेल का गैमेट छोटा होता है और ऊपर से बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म निकालते हैं, राइट। तो मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, ये काफी छोटा होता है वैसे, ये छिपकली नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आगे जो होता है ना, देखो आगे ना इसके एक्रोसोम होता है, स्पर्म के आगे इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि जब ये ओवा के अंदर एंटर करता है तो एंजाइम निकलने चाहिए ना, ताकि ये सेल्स को डिसॉल्व कर सके। ओवम के अंदर एंटर करना आसान थोड़ी होता होगा, तो ये एंजाइम्स निकलते हैं ताकि ये इजिली एंटर कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है मेन, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, बेबी को क्रोमोसोम ही तो चाहिए, और वो क्रोमोसोम किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस। ठीक है भाई। बेबी पे ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम थे, उसे 23 क्रोमोसोम और चाहिए थे फादर से, तो वो फादर के स्पर्म से ही तो दिए गए, एम आई राइट, इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब ये स्पर्म जो है ट्रैवल भी तो करा होगा, मतलब मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी तक, तो ये ट्रैवल करने के लिए क्या है, यही मेरे पास इसी को, हाँ यस, स्पर्म का डायग्राम है ना ये? हाँ हाँ स्पर्म का ये, इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए होते हैं इसको? ताकि इसको न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। इस थोड़ा छोटा बन गया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो तुम लोग, आई होप मैं थोड़ा सा बेटर बना देता हूँ अगर जिसको दिक्कत हो रही है, ठीक है। थोड़ा छोटा बन गया है वो, आई होप अब थोड़ा प्रॉपर दिख रहा होगा। तो आगे की साइड जो है ये होता है एक्रोसोम, जिसके अंदर क्या होते हैं, मतलब वो भी एक्रोसोम ही था, मैंने वहां पे बनाया नहीं। तो ये एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, राइट, ठीक है भाई। यहाँ पे फिर क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है जो कि मेन स्ट्रक्चर है। फिर ये क्या है हमारे पास ऐसे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड यस, एनर्जी प्रोवाइड करना, क्योंकि मेल से लेके फीमेल तक के लिए जाना ही उसके लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो ये न्यूट्रिशन, और ये टेल जो होती है ये क्या काम करती है, देखो जब सीमेन निकलता है तो ये तो स्विम करेंगे ना, यस सर। स्पर्म को भी सीधे नहीं जाते, वो स्विम करते हुए जाते हैं स्पर्म सारे के सारे। शायद तुमने कार्टून वार्टून या 3 इडियट की जो स्टार्टिंग होती है उसमें देखा होगा, उसके स्विंग जो स्पर्म स्विम कर रहे होते हैं ना ऐसे करते हुए, स्टार्टिंग का पोर्शन जो है मूवी का, ठीक है। आई गेस तुम लोगों ने इतना देखा होगा, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? तो ये हमारे पास क्या है, स्पर्म, और इस स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। स्पर्म बोलो या स्पर्मेटोजोआ एक ही बात है, ठीक है। तो स्पर्म की बनने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओगोनिया के बनने को बोलते हैं जो ओजेनेसिस जो होता है उसको मतलब जो ओवम बनता है उसके लिए बोलते हैं ओजेनेसिस। मतलब ये बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं काफी डिटेल में लेके चल रहा हूँ वैसे ये वाला टॉपिक, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, बाकी एग्जाम में काफी सिंपल आता है। एनी डाउट इन दिस? दीज आर द गैमेट्स। नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखो हमने 2 टाइप के गैमेट्स पढ़ लिए। अच्छा टेल का फंक्शन क्या है फिर, अगर मैं पूछूं तो? सर स्विम कराने में हेल्प करना। मोबिलिटी। अच्छा वेरी गुड। अच्छा देखो अब जो मेल के जो पेनिस से निकल के आते हैं, ठीक है, तो मेल के पेनिस से तो बहुत सारे ग्लैंड्स का भी सिक्रेशन होगा और स्पर्म भी होगा, तो उसको ओवरऑल क्या बोलेंगे हम, स्पर्म बोलेंगे। सीमेन। वेरी गुड सडान, तो उसको बोलते हैं सीमेन। तो सीमेन के अंदर क्या होते हैं, इसमें स्पर्म्स भी हैं और वो सीक्रेशन भी हैं, राइट। तो सीमेन के अंदर न्यूट्रिशन भी होगा, फ्लूइड भी होगा और अल्कलाइन मीडियम भी होगा ना, जिससे कि जो यूरिनेशन वाला होता है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए। एम आई राइट एवरीबडी? तो यस इसका मतलब सर। ये सीमेन है। तो मेल की बॉडी से सीमेन रिलीज होते हैं और वो फाइनली वजाइना के थ्रू फाइनली कहाँ पे पहुंच जाएंगे, मैंने बताया था वो रीजन, सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए, फैलोपियन ट्यूब में कौन सा रीजन था वो जहाँ पे फर्टिलाइज, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए, लेकिन एक रीजन का नाम बताया था मैंने फर्टिलाइजेशन सर के वो लिए, ए से था, एम्फो। एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, रिमेम्बर? हाँ तो देखो अगर ये मेरे पास इस तरीके से मान लो, अगर यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से, मान लो ये एम्पुलरी इस्थेमिक, यस यस। सर अगर बोर्ड में इसका ये क्वेश्चन आएगा तो सर हम फैलोपियन ट्यूब लिखेंगे या फिर एम्पुलरी वाला? फैलोपियन ट्यूब यूजुअली देखो बच्चे फैलोपियन ट्यूब भी लिखते हैं तो 10th वाले टीचर ठीक कर देते हैं, लेकिन 12th वाले टीचर ठीक नहीं करते, उनको एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन लिखना होता है। लेकिन मैं यूजुअली क्या बोलता हूँ बच्चों को, फैलोपियन ट्यूब लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख दो एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, तो ये भी पता लग गया तुम स्मार्ट बच्चे भी हो, और उनको ये पता लग जाएगा कि हाँ मतलब कि तुम लोग को दोनों ही पता है, ठीक है ना। मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है ना एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। ये एक तरह से वाली बात हो गई, तुम कहाँ रहते हो, तुम बोल रहे हो नोएडा, और एक बच्चा बोल रहा है नोएडा और ब्रैकेट में लिख दिया उसने चेरी काउंटी, तो इस तरीके से तो दोनों ही तो सही हुआ, गलत थोड़ी होगा,
गॉट इट? तो ये Yes, sir. एम्पुला, ये इस्थमस, तो बीच में क्या होता है एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। अब स्पर्म आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन तुम्हें पता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या बहुत सारे स्पर्म चाहिए? नहीं sir. वन इज सफिशिएंट, तो एक एंटर करता है और फाइनली ये क्या बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एज वी नो दैट अ सेल इज गोइंग टू डिवाइड टू फॉर्म टू सेल, सो इज इट पॉसिबल दैट टू सेल्स आर गोइंग टू कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सेल? अरे हाँ, यही तो है So, भाई। हमें पता है हमारी बॉडी में एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार, तो क्या दो सेल मिलके एक बन सकते हैं? हाँ, ये रहा Yes, sir. यहाँ पे इसको लोग सोच नहीं पाते ना ऐसा, कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता है, हम कभी छोटे तो नहीं हुए, तो फिर डिवाइड क्यों करेंगे? लेकिन ये रिप्रोडक्शन के मामले में ये चीज बिल्कुल सही मानी जाती है कि हाँ, स्पर्म भी एक सेल है, ओवा भी एक सेल है, ये दोनों मिलके एक सिंगल सेल बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? cell है। Zygote. क्या बोल Zygote. रहे हो तुम? डराओ मत। Sorry. ठीक है, यस, तो ये जाइगोट बन जाएगा। कैन आई से दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन? Yes. Yes, sir. Fertilization means, can I say, fusion of male gamete with the female gamete, it forms the zygote. Yes, sir. Okay, I hope ये याद रखोगे, fusion of male gamete with the female gamete at the fallopian tube, or you can say ampullary isthmic junction, this is called the fertilization. ठीक है, तो जाइगोट बन चुका है। अब तुम्हें पता है, देखो जब ये जाइगोट बन चुका है, तो अब जाइगोट बनने की, जाइगोट एक सिंगल सेल है या बहुत सारे सेल है? सर एक बार वो स्पेलिंग लिख दो जंक्शन की। अरे बाप रे, कहाँ पर हो तुम? कहीं पे रास्ते में क्लास ले रही हो क्या? आवाज कैसे आ रही है गाड़ियों की इतनी सारी? ठीक है, चलो, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये यहाँ पे यूट्रस है, तुम्हें पता है, इजंट इट? मैंने बताया था इस साइड यूट्रस Yes, होगा, sir. तो वही एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम था। तो देखो ये जाइगोट है ना, अब ये जाइगोट ना यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे वेलाई होते हैं, मैंने बताया था ना, वही सीलिया, मैंने 9th में Yes, बताया था, sir. फेलोपियन में Yes, सीलिया होते sir. हैं, सीलिएटरी Yes, विधि। sir. तो ये वन सेल से कितना हो जाएगा? दो। भाई एक सेल से दो सेल बनेगा ना। देखो अब ये बॉडी बन गई है, अब वो रिडक्शन नहीं होगा। क्यों? तुम्हारी बॉडी में इस टाइम रिडक्शन चल रहा है मोस्टली, या माइटोसिस? माइटोसिस चल रहा है ना, मियोसिस नहीं चल रहा। ऐसी ये सेल है बेबी का। अब ये बेबी का सेल एक से दो बनेगा, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32, राइट? तो इसका मतलब वो माइटोसिस होगा अब बेबी के अंदर। तो बेबी के अंदर एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, यहाँ पे दो से चार सेल, चार सेल से एट सेल, एट सेल स्टेज बोलते हैं, 8 से 16 सेल, और 16 के बाद कितने बन जाएंगे? 32. 32। जैसे ही वो 32 बनेगा, ठीक है, तो वो अब जो वाली जो लेयर है, ये लेयर ना इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करती है। देखो ये यूट्रस है, बहुत ही प्लफी होगी या नहीं होगी वॉल? ब्लड वेसल ज्यादा होंगी या नहीं? Yes, ज़्यादा sir. होंगे. ठीक है, और ये मेरे पास वो सेल है जिसमें क्या होते हैं मेरे पास 32 सेल स्टेज। तो ये जो है ना, ये वाली एंडोमेट्रियम, ये इसको ना कवर कर लेती है ऐसे, इस बेबी को, मतलब इस एम्ब्रियो को। और कवर करने के बाद फिर ये वाली लेयर भी क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है। और डिसॉल्व होने के बाद बीच में एक ऐसे लेयर बनकर आती है, ऐसे। ठीक है, और वो लेयर क्या करती है? बेबी को जोड़ लेगी ना इसके साथ, ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे बेबी से, और मदर की जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ये जुड़ जाएगी। इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। Placenta. और इस प्लेसेंटा को तुम एम्बिलिकल कॉर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, प्लेसेंटा। Yes, sir. तो ये प्लेसेंटा क्या करती है? जितने भी न्यूट्रिशन है मदर से बेबी में पहुंचाए जाएंगे, और बेबी से जितना भी वेस्ट है वो मदर अपने ब्लड में लेके वो बाहर निकालती रहेगी। ठीक है, तो मतलब एक सर जब बेबी जब वो बाहर आ रहा होता है तो सर ये डॉक्टर्स को मतलब कट निकाल करना देता है ना पड़ता तो है, मदद कट से। करना हाँ पड़ता है, कट करना पड़ता है। ठीक है, यस हाँ यस, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था? यस, सर इसमें कितना टाइम लगता है ये लेयर फॉर्म होने में और अटैच होने में? 1 वीक टू 2 वीक, 1 वीक टू 2 वीक लग जाएगा पूरा। ठीक तब है, तक कैसे न्यूट्रिशन मिलता है? जब तक न्यूट्रिशन कैसे, जब तक ये खुद ही अपने आप में इतना छोटा होता है कि कोई न्यूट्रिशन की इतनी कोई खास डिमांड होती नहीं है। ठीक है, एक सेल है, एक सेल को जब जब स्पर्म और ओवा मिले थे, तो उस टाइम पे ऑलरेडी इनके पास ग्लूकोज फ्रक्टोज इतना इतना अच्छा खासा था, तो उसी से इनका काम चलता है, एक से दो, दो से चार होता रहता है। अब जैसे ही अटैच होगा, इसके बाद न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, पूरा पूरा न्यूट्रिशन तुम्हारी जो उस टाइम पे होता है, ब्लड वेसल इतना ज्यादा अच्छा खासा होता है कि न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो पाती है, मतलब। ठीक है, तो जब वो ओवा था, ओवा के अंदर भी काफी अच्छा न्यूट्रिशन था, और जब स्पर्म उसके अंदर आ गया, तो जब वो जाइगोट बना, तो उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन होता है, तभी वो सेल डिवीजन कर पाता है। और जब न्यूट्रिशन उसके पास आराम से है, सेल डिवाइड करता रहे, तो 32 में उसे जुड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अभी और न्यूट्रिशन चाहिए बड़े होने के लिए। तो इस वाली स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट।
क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या है? जब बेबी 32 सेल स्टेज में होता है तो उसके ऊपर मदर की वॉल कवर कर लेती है ऐसे, और लेयर डिसॉल्व होने के बाद क्या बनती है? प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बेबी को, राइट, और उसमें से वेस्ट भी निकालती है। 1 महीने का बेबी कैसा होता है? एक चावल जैसा, क्योंकि एक सेल तो बहुत ही छोटा होता है, और एक सेल से 2 सेल ही तो बहुत ही छोटे होंगे फिर। तो एक चावल जैसा स्ट्रक्चर, इतना छोटा सा होता है बेबी एक, ठीक है, 1 महीने का। फिर 2 महीने में थोड़ा और साइज बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते 9 मंथ तक वो इतना तो हो ही जाता है, इतना होता है बेबी जब पैदा होता है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? तो ये पूरा का पूरा क्या है, मतलब एक प्रोसेस है। तो कौन सी सेल स्टेज पे आके जुड़ा है वो मदर की वॉल से? ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो, आप आगे वैसे तो मैं डिटेल में और बता सकता हूँ, लेकिन अभी जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि तुम अभी 10th में ही हो। वो पहले मोरोला बनता है 8 to 16 सेल स्टेज। इस ये जो जाइगोट बना है, आई मीन जो एम्ब्रियो बना है, इसके बाहर बाहर एक लेयर बनती है, उसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। अंदर अंदर एक लेयर बनती है इनर सेल मास, बीच में कैविटी होती है ब्लास्टोसील, लेकिन वो तुम अभी नहीं पढ़ना क्योंकि तुम अभी 10th में ही हो, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखो, ब्लास्टोसिस्ट का मतलब 32 सेल स्टेज, और 32 सेल स्टेज पे वो एंडोमेट्रियम मदर की वॉल से जुड़ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। एंड प्लेसेंटा कैन हैव दी, आई मीन दे हैव umbilical cord भी बोलते हैं उसे, ठीक है। So umbilical cord have many villi-like structure which provide the nutrition and they take up the excretion waste बोल सकते हो, ठीक है। Any doubt in this? No, sir. ठीक है। तो इसी के साथ अब देखो, जब बेबी होता है तो सबसे पहले उसका कौन सा स्ट्रक्चर बनना चाहिए? अब देखो, अब पूरा अब से लेकर पूरे 9 मंथ तक क्या चलेगा? अब से लेकर पूरे 9 मंथ का क्या चलेगा? क्या? हाँ, पूरी डेवलपमेंट चलेगी। तो उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, gestation period. ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक गेस्टेशन पीरियड चलता है। गेस्टेशन पीरियड मतलब पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा गैस्ट्रोला का, मतलब ये एक्चुअली बेबी के भी फॉर्म होती है। पहले बेबी ब्लास्टुला होता है, फिर गैस्ट्रोला बनता है, ये नाम है, अभी आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो ये पूरा 9 मंथ तक डेवलपमेंट चलेगा। तो सबसे पहले क्या बनता है बेबी का, कोई बता सकता है? हार्ट बनता है, ठीक है, हार्ट बनने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, बहुत छोटा सा हार्ट बनता है। उसके बाद फिर थोड़े थोड़े उसकी पूरी बॉडी बननी स्टार्ट होती है। उसके हाथ, मतलब पहले तो एक ही टुकड़ा होता है गोल गोल, फिर उसमें से ये हाथ से निकलने स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पैर निकलने स्टार्ट होते हैं, फिर यहाँ पे कट लगते हैं, लाइनिंग्स आते हैं ताकि फिंगर अलग हो। पहले छिपकली जैसे होते हैं, छिपकली के ऐसे बनते हैं, देखे हैं? छिपकली की लाइनिंग होती है, ऐसे क्लियरली नहीं होता, यहाँ पे लाइन लाइन सी होती हैं, ऐसे बनने स्टार्ट होते हैं, डिजिट्स बनते हैं, लिम्स बनते हैं, पैर हाथ, ठीक है। उसके बाद आईलिड बनती है, पहले बॉडी ऐसी होती है, फिर आंखें बनती हैं, आंखें बने वो, फिर ये आई लैशेस बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बनने स्टार्ट होती हैं बाद में, और फिर फाइनली उसकी बॉडी में हेयर वेयर आने स्टार्ट होते हैं। देखोगे ना, सुनहरे सुनहरे बाल होते हैं बेबी के, तो इरप्शन ऑफ हेयर्स होता है। तो ये सब चीजें फाइनली उसकी तैयार हो जाती हैं, हड्डी वड्डी बनना स्टार्ट होती है। और फिर फाइनली अगर मेल होता है तो 9th मंथ में आके उसका टेस्टिस पहले अंदर होता है बॉडी के, 9th मंथ में आके टेस्टिस फिर स्क्रोटम में उतरता है। पहले टेस्टिस बॉडी में होता है मेल की, 9th मंथ में आके टेस्टिस जो होगा फिर स्क्रोटम में नीचे डिसेंड करेगा, ठीक है। तो ये सब पूरी स्टेज है, और जब पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी 9 मंथ तक, फिर एकदम से क्या होगा, फिर इसकी डिलीवरी के लिए प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? तो पूरे 9th के तो ट्राइमेस्टर होते हैं 3 इस तरीके से, ठीक है। हाँ, एबॉर्शन को जो बात आती है, जैसे मान लो कोई भी रेप विक्टिम है या कुछ भी होता है, तो एबॉर्शन जब करवाना होता है, मान लो अगर बेबी फर्टिलाइज हो गया है, आई मीन वो ओवा फर्टिलाइज हो गया है, तो फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ मानी जाती है, उसके बाद नहीं, ठीक है। पहले 3 महीने तक हम एबॉर्शन करवा सकते हैं, मतलब बेबी को पोर्शन को कट करके उसने निकाल दिया जाता है, जो अंदर होता है, जो बेबी है ना छोटा सा, तो उसकी चीजों को पूरा साफ करके कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो बना नहीं है ना बेबी वो। एबॉर्शन का मतलब किलिंग ऑफ बेबी बोल सकते हो। तो अभी बेबी की जब जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर क्या ही मृत्यु क्या होगी फिर, तो इसीलिए उसको कर दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही। यस यस सर, ट्विंस में 2 प्लेसेंटा फॉर्म होते हैं? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। वैसे तो एक ही प्लेसेंटा होती है, लेकिन अगर बेबी पूरी तरीके से पहले से ही अटैच है, अभी मैं बताऊंगा आगे जाके डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक, तो उस केस के लिए अलग बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे तुमने सुना होगा कुछ कुछ बेबी जो होते हैं वो अटैच रहते हैं अपनी, मतलब अपने ही जो ब्रदर होता है या बेबी होती है उससे अटैच रहते हैं, राइट। उस टाइम पे एक ही हो सकता है, लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग है, उनकी बॉडी अलग अलग है, अगर वो 2 ओवा से बने हैं,
तो या मान लो एक ही ओवा था, वो ओवा पूरी तरीके से सेपरेट हो गया है, तो उस टाइम पे 2 प्लेसेंटा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है, सिनेरियोज हैं अलग अलग। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? सर यस यस। सर एबॉर्शन के बाद क्या बेबी फिर से दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसे करके तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसे करके तो कोई अबॉर्शन करवाएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, अबॉर्शन का मतलब है सिर्फ जो अभी फर्टिलाइज हुआ है, हमने सिर्फ उस एग को बाहर निकाला है, नेक्स्ट एग Okay, भी तो sir. निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मंथ के बाद नहीं निकाल सकते? बाद? मतलब अबॉर्शन 3 मंथ के बाद नहीं करा सकते? 3 मंथ्स के बाद बेबी काफी बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाएगा तो उसे वजाइना से कैसे निकालोगे? जो बेबी होता है ना, उसे वजाइना से ही निकाला जाता है। बेबी जो होता है ना, एक्चुअली जो बेबी होता है उसको कट करके वजाइना के थ्रू ही सिरिंजेस होते हैं, उनसे निकाला जाता है वजाइना के थ्रू। तो जब बेबी बड़ा हो जाएगा तो फिर तो वो एक तरह से डिलीवरी जैसा हो जाएगा, और वो खतरनाक भी होता है बेबी मदर के लिए। ठीक है ना, जब बेबी होता है तो उस टाइम पे हार्मोन्स होते हैं, तो वो वजाइना नेचुरली एक्सपेंड करती है। लेकिन अब तुम कोई हार्मोन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उस टाइम पे निकालोगे तो वो पेनफुल भी होता है और सेफ भी नहीं है। बेबी के लिए सेफ नहीं है, कोई बात नहीं, मदर के लिए सेफ नहीं होता है, क्योंकि बेबी तो मरने ही वाला है। ठीक है, यस तो इसीलिए फर्स्ट 3 मंथ तक सेफ माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, ऐसा भी कर रखा है अब तो कोर्ट ने कि अगर मान लो कोई फीमेल है, अगर वो 18 से कम किया तो वो तो उसको कर नहीं पाएगी, तो उसमें फिर अलग रूल आया ये, क्योंकि पहले कोर्ट ने बैन करवा दिया था, तो फिर अलग रूल बनाया गया कि कुछ जो फीमेल है, जो खुद अभी बच्ची है, जैसे मान लो 18 साल से पहले, वो क्या ही मदर बन पाएंगी। ठीक है, पहले तो लोग बन भी जाते थे, लेकिन अब ये रूल है कि एक्सट्रीम सिनेरियोज में हम अबॉर्शन करवा सकते हैं विद प्रॉपर केयर के साथ, डॉक्टर एक्सपर्टाइज के साथ, तो वो भी हम करवा लेंगे 3 मंथ के बाद भी। ठीक है ना, जहाँ पे ज्यादा कंपलसरी हो वहां पे करवा सकते हैं। ठीक है, यस यस सर ठीक है, तो ये बेबी का हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो फर्स्टली क्या होता है, जैसे बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा, तो अब जैसे डेवलप होगा तो जो प्लेसेंटा है ना, तो प्लेसेंटा हार्मोन निकालता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एक हार्मोन है, HPL। ठीक है, ऐसी ओवरियन हार्मोन भी निकलते हैं। ठीक है, ओवरियन क्या बोला था हार्मोन, सर आपने HPL में? ह्यूमन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ऐसी ओवरियन हार्मोन भी होते हैं। ठीक है, वैसे सच बताऊं तो देखो, जब ये ह्यूमन, जैसे मेरे पास प्लेसेंटा है ना, तो जब ये प्लेसेंटा हार्मोन निकालना स्टार्ट कर देती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, एक ना रिफ्लेक्स लगता है, जैसे मदर की एक पूरी वो होती है, थैली होती है, तो वो रप्चर करते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि अब बेबी होने वाला है। ठीक है, तो एक हार्मोन निकाला जाता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन होता है हमारे पास एक हार्मोन। ऐसे तुमने एक नाम सुना होगा, ऑक्सीटोसिन, नाम सुना है? यस यस और सर एक Yes, ना sir. एक ना इजेक्शन होता है, जैसे मान लो, जैसे एक झटका जिसे बोल सकते हैं, एक रिफ्लेक्स होता है मदर के अंदर जब बेबी होता है, तो उसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ब्रेन की हेल्थ से, पिट्यूटरी की हेल्थ से मदर एक इजेक्शन, मतलब मैं डिटेल में समझा सकता लेकिन इतना है नहीं, तो इसलिए मैं 3 चीजें लिखवा रहा हूँ। एक होता है मेरे पास फीटल फेटल इजेक्शन, मतलब बाहर निकालने वाला रिफ्लेक्स। जब तुम्हें कोई थप्पड़ मारते हो, तुम एकदम मारते हो, गर्म हाथ पे लग गया तो एकदम हटा लेते हो, इसी तरीके से मदर के अंदर भी एक फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स लगता है। ठीक है, तो जैसे ही ये, सबसे पहले तो वैसे देखा जाए ना, तो यही होता है मदर को, प्लेसेंटा पहले सिग्नल क्रिएट करती है कि अब बेबी होने वाला है, तो एकदम से क्या होगा, फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। उसके बाद ही फिर ये मेरे पास रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन निकलते हैं, जिसकी वजह से बेबी एकदम झटके से बाहर आ जाता है मदर की वजाइना से, सर्विक्स को क्रॉस करते हुए। बताया था ना बर्थ कैनाल, Yes, sir. एक मेरे Very पास यस होता है सर सर्विक्स और वजाइना, और बेबी yes, का sir. सर, बेबी का सर यहाँ पे होता है, तो बेबी इस तरीके से है, तो बेबी का सर ऐसे बाहर आ रहा होता है। तो ये पहले फेटलाइजेशन रिफ्लेक्स की थोड़ी सी एक्सपेंडिंग होती है, ये थोड़ा सा एक्सपेंड, और उसके बाद फिर ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन की वजह से हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है, तो एकदम से ज्यादा एक्सपेंड होकर बेबी एकदम बाहर निकल के आता है। इट इज अ मतलब वेरी पेनफुल सिचुएशन। तो ये, और इट इज समथिंग लाइक इफ आई ब्रोक योर 28 बोन्स टुगेदर, सारी एक साथ 28 बोन अगर एक साथ तोड़ी जाए, उतना एक्सट्रीम पेन होता है। सर तो इसका मतलब मतलब सर वहां पे भी रीजन में कोई हार्ड बोन्स होते होंगे सर, जो मतलब बिल्कुल होते हैं, वो भी कभी कभी एक ऐसे, करती हैं? बिल्कुल यस सर. बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जो है नीचे की साइड, जो पेल्विक रीजन बोलते हैं इसे, हिप रीजन यस का साइड सर. का पेल्विक रीजन, तो उस टाइम पे जब बेबी बाहर आ रहा होता है ना, तो वो हड्डी, जो हड्डी होती है ना, ऐसी ऐसी हड्डी देखी होंगी तुमने शायद, जैसे मान लो पैर है, पैर यस की सर. हड्डी है, यस तो सर. इसके बीच में से बेबी निकल के आएगा, ये बेबी, इसका सर यहाँ से निकल के आएगा। तो जब बेबी अगर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हुआ भी, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे ना, यहाँ पे ये इस साइड क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं,
हड्डी नहीं टूटती, लेकिन कार्टिलेज तो अपने आप में एक्सपेंड ऐसे फ्लेक्सिबल हो सकता सर है फिर ना। वो एक करता है ना, पेन होता है उसकी वजह से। हाँ, उसमें तो पेन होगा ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो जब बेबी बाहर निकल के आ रहा होता है तो ये एक्सट्रीम पेन होता है, ठीक है। तो इस पोर्शन से वो बाहर निकल के आता है, ठीक है। तो फाइनली इसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द वजाइना, मतलब बेबी का बर्थ होना, पार्चुरेशन। तो जब बेबी वजाइना के थ्रू बाहर निकल के आएगा उसी को हम बोलते हैं, मतलब डिलीवरी भी बोलते हैं इसको। डिलीवरी ऑफ बेबी सुना होगा ना। Yes. पार्चुरेशन मींस व्हाट, डिलीवरी ऑफ बेबी। तो बेसिकली देखा जाए तो कितनी चीजों ने वर्क किया है यहाँ पे बेबी की डिलीवरी के लिए। अरे 4 5 5, हाँ है वैसे। एक सेकंड, बेसिकली 3 चीजें। रिलैक्सेशन, ऑक्सीटोसिन, टोटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन और सबसे पार्चुरेशन में तो इम्पोर्टेंट, डिलीवरी हो गई। सबसे पहले प्लेसेंटा ने सिग्नल क्रिएट किए कि अब बेबी डेवलप हो चुका है, अब और जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर मदर की बॉडी में फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। फीटल इजेक्शन स्टार्ट होने की वजह से फिर रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन निकलते हैं मेनली। वैसे प्रोजेस्टेरॉन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है, लेकिन मेन ये 2 हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी ये जो मतलब वजाइना होती है ये काफी एक्सपेंड करती है, और वजाइना एक्सपेंड करेगी तो बेबी बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो एकदम झटके से बाहर निकल, और फिर क्या होगा, वो जो प्लेसेंटा होती है मदर की मतलब अम्बिलिकल बॉर्ड जो होती है बेबी को अटैच करती है, देखा होगा ना यहाँ से जो न्यूट्रिशन उसको कट कर दिया जाता है। जब बेबी होता है तो बेबी के यहाँ से कुछ निकल के आ रहा होता है, राइट। तो जो लेयर होती है वो बाद में खत्म होती चली जाती है, डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो वो जब तक बेबी होता है उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इज दैट सर क्लियर वो एवरीबॉडी। लेयर का नाम क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। सर नहीं सर, वो जो लेयर रहती है मतलब बेबी के ऊपर स्किन में सर, फिर वो धीरे धीरे मतलब डीके हो जाके कुछ हो जाता है सर उस लेयर को। जैसे सर उसके सर फोरहेड पे भी होता है सर बाल, या उस टाइप के कहते हैं। जर्म सेल की बात कर रहे हो क्या। सर मेरे ख्याल से वही होगा। जर्म सेल होते हैं वो काफी एक्टिव सेल्स होते हैं जो बेबी को डेवलपमेंट। एक ना देखो एमनियोटिक फ्लूइड भी होता है, मैं बता देता हूँ। बेबी जैसे मैं एक तुमसे बात बोलता हूँ, तुम 1 साल में इतने से बड़े होते हो, लेकिन बेबी 9 मंथ में इतना बड़ा हो जाता है। तो इतना बड़ा वो क्यों होता है, क्योंकि वो एक फ्लूइड के अंदर रहता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा होता है। तो तभी तो एक बेबी 9 मंथ के अंदर इतना बड़ा हो जाता है। कुछ कुछ बेबी तो बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ तो 5-5 किलो, 2-3-3, 4-4 किलो के हो जाते हैं। वो काफी ज्यादा होता है बेबी के लिए। बेबीज मतलब जिनकी जो बेबीज बॉर्न हो चुके हैं सर, उनका भी तो ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। हाँ हाँ होता है, लेकिन इतना जल्दी थोड़ी होता है कि 9 मंथ में इतना हो जाएगा। 9th मंथ में इतना तो एक्सट्रीम है ना, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। कभी किसी ने सुना है कि 9 मंथ में बेबी मेरा इतने से इतना हो गया। सर लेकिन उनकी हाँ, मतलब उनकी क्यों हमारे कंपैरिजन में ज्यादा ग्रोथ होती है। ऑफ कोर्स होती है, बिल्कुल। अब मैं अपनी बात करूं, मैं 2 साल में वहीं का वहीं हूँ, और बेबी को देख लो, बेबी 2 साल में कहाँ पहुंच जाए। तुम अपना ही देख लेना, 2 साल में कहाँ ग्रोथ कर जाओगे। तो ऐसा होता है, एक एज जैसे रुक जाती है, एज के अकॉर्डिंग चीजें खत्म होती रहती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो 9 मंथ का ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। सो इट इज बिकॉज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। आजकल तो हॉस्पिटल में पता है क्या होता है, आजकल तो हॉस्पिटल में डिलीवरी भी कैप्चर की जाती है कि वीडियो बनेगी इसकी, ताकि हमें बाद में हम अपने बेबी को दिखाएं। ठीक है। तो ऑल्दो कुछ लोग आजकल इसे नहीं बनवाते, आजकल नया हॉस्पिटल का नया वो है, नई जनरेशन वाले लोग आजकल जो है वो ये सब चीजें करवाते हैं कि हमारे बेबी की डिलीवरी होनी चाहिए, वीडियो सोनोग्राफी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग चीजें वीडियोग्राफी करवाते हैं। तो ये सब चीजें करवाते हैं, ऑल्दो कुछ लोग करवाते हैं, मतलब गाँव के लोग तो बिल्कुल नहीं करवाते, और मॉडर्न लोग भी वो करवाते हैं, बहुत प्राइवेसी के साथ करवाया जाता है, ठीक है। वो सिर्फ उन्हीं के पास रहे ना, कोई और ना देखे। तो एमनियोटिक फ्लूइड, और ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, और कुछ जो बहुत ही अच्छी खासी फैमिली के होते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करते हैं, देखो ये एमनियोटिक फ्लूइड ने बेबी की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करवाई थी, एम आई राइट। यस सर। तो वो क्या करते हैं, जब बेबी निकलता है तो एमनियोटिक फ्लूइड ना, उसका एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करवा लिया जाता है। और आजकल बैंक हॉस्पिटल में ये होता है कि सुविधा दी जाती है बैंक के अंदर कि आप इस बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड को प्रिजर्व करवा सकते हैं लो टेम्परेचर पे, और वो आज से बहुत सालों तक वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वो प्रिजर्व के चार्जेस लगते हैं अलग से बहुत अच्छे खासे। तो ऐसा वो क्यों करवाते होंगे पेरेंट कि हाँ हाँ हम करवाएंगे, ये हमारे बेबी का सर एमनियोटिक फ्लूइड रहना चाहिए, इसलिए करवाते हैं ताकि आने वाले टाइम में बेबी का कभी भी एक्सीडेंट हो, या मान लो बेबी का कोई भी कुछ कट जाए तो वहां पे क्योंकि अगर वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड लगवाया जाएगा, ट्रीटमेंट होगा, तो उससे जल्दी सेल आएंगे ना। मान लो मेरे चोट लग गई यस। यहाँ पे, तो वो मान लो ठीक होगी 2 साल में,
लेकिन अगर मेरा एमनियोटिक फ्लूइड के साथ ट्रीटमेंट करवाया जाएगा तो वो बहुत जल्दी हील होगी, मान लो 1-2 महीने में ठीक हो गई। तो ये किसकी वजह से हुआ ये सब? amniotic fluid। एमनियोटिक फ्लूइड। कभी कहते हैं ना कि सर आपका हाथ काटना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा, ये तो मेन उससे कट चुका है। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड होता तो ये चांसेस रहते हैं कि अच्छा खासा डेवलप कर जाएगा। ठीक है, सर यस। सर जैसे सर कहीं होता है कि सर कोई बच्चे सर डेवलप करने मतलब 6 मंथ में ही सर उनको बाहर निकालना पड़ता है सर, वो बहुत सर बहुत छोटी साइज के होता है सर, ऐसे केसेस होते हैं तो उनको फिर सर एमनियोटिक फ्लूइड में ही रख देते होंगे जब वो नहीं करना नहीं, होता है। ऐसा नहीं है, उनको एक अलग से वार्ड में रखा जाता है जो जो इन्फेक्शन फ्री होता है, बैक्टीरिया फंगस, और फिर अलग से ट्रीटमेंट चलता है उनका अलग से। ऐसा नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं दिया जाता है ऐसे। एमनियोटिक फ्लूइड, हाँ मैंने ये सुना है, मतलब मैंने देखा तो नहीं है बट मैंने ये सुना है कि मदर्स को एमनियोटिक फ्लूइड दिया जाता है पीने के लिए। जैसे मान लो फीमेल ने बेबी बर्थ दिया है तो फीमेल एकदम बेड रेस्ट पे होती है 1-2 महीने तक, तो 1 महीने तो एटलीस्ट 15 दिन मिनिमम, तो वो रेस्ट पे रहती है, तो उस टाइम पे पेनफुल सिचुएशन होती है मदर के लिए, मदर के अंदर एनर्जी नहीं बचती, तो उसी का एमनियोटिक फ्लूइड जूस में मिला के मदर को दिया जाता है। मतलब ये मैंने सुना है, मतलब लोगों से ही सुना है, तो आई डोंट नो क्योंकि कहीं पे बुक में लिखा नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैंने लोगों से ही सुना है। कुछ स्टूडेंट ही बता रहे थे मेरे को तो वैसे कि सर हमारी चाची थी, उनको तो ये एमनियोटिक फ्लूइड दिया गया था हॉस्पिटल के अंदर। तो ठीक है, अब पता नहीं चाची ताऊ की बातों में कितना दम है, लेकिन अगर था तो तुमको कैसे पता लग गया? तो इसलिए, पर मेरे को लगता है कि ऐसा होता होगा। ठीक है, कि जैसे मान लो फीमेल है, फीमेल इस टाइम इतना पेनफुल सिचुएशन है, एनर्जी तो है नहीं उनकी बॉडी में, तो उन्हीं का एमनियोटिक फ्लूइड दूध मतलब दूध नहीं जूस में पिला के उनको दिया जाता है, क्योंकि ये सेल्स काफी न्यूट्रिटिव होते हैं, काफी एनर्जेटिक होते हैं, तभी तो ये रिपेयर में करवाते हैं। भाई ये रिपेयर क्यों करवाते यस हैं? सर। क्योंकि इसमें डेवलप क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाईली न्यूट्रिटिव है, तो अगर हाईली न्यूट्रिशन तुम्हें मिलेगा तो अच्छी बात है ना ये मदर को भी, तो इसीलिए। लेकिन ये थोड़ा काइंड ऑफ थोड़ा गंदा सा था मतलब सुनने में, तो ठीक है। सर सबके फ्लूइड अलग अलग होते हैं, मतलब हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है किसी का फ्लूइड कोई और ले लेगा, ऐसा नहीं। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, फ्लूइड सबके अलग अलग होंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हर किसी की बॉडी के फ्लूइड्स अलग होते हैं, मतलब तुम्हारी बॉडी में भी डब्ल्यूबीसी है, उनकी बॉडी में भी डब्ल्यूबीसी है, बट फिर भी एक फैक्टर तो होगा जो उसको अलग कर रहा होगा, ठीक है ना? क्योंकि हर किसी का सर ब्लड ग्रुप सेम होगा तो उसका चलो फिर भी दे सकते हैं, बट स्टिल अलग होंगे। यस सर, कुछ बोल रहे हो? सर ये कितने साल तक मतलब सर यूज कर सकते हैं इसे? हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, तो क्रायो प्रिजर्वेशन की वजह से हम बोला जाता है 100 से 200 साल तक भी कर सकते हैं। जैसे ये क्रायो प्रिजर्वेशन में यूजुअली क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई एक एनिमल है, वो बहुत ही अच्छा भागता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता, तो उसके स्पम्स को भी हम क्रायो प्रिजर्वेशन की हेल्प से ही लो टेम्परेचर पे रखते हैं, तो वो जिंदा रहते हैं उसके स्पम्स, और उसके स्पम्स हम फीमेल को फर्टिलाइज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मान लो कोई जैसे जैसे बहुत ही अच्छी ऑक्स है, बहुत अच्छा ऑक्स है, उस ऑक्स के स्पर्म हम बहुत सारी बुफेलो के लिए यूज कर सकते हैं, सॉरी काऊ के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो बेबी आएगा, जो बछड़ा आएगा, जो काफ आएगा, वो काफी अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, हम सब किससे बने हैं? स्पर्म और ओवा से तो बने हैं, तो अगर स्पर्म की क्वालिटी, वो देखिए विक्की डोनर मूवी, विक्की डोनर, यस सर तो देखिए। जो विक्की डोनर में वो तो इतने सारे लोगों को बुलाता है, वो कोई टेढ़ा आता है, कोई मेढ़ा आता है, कोई अजीब सा आता है, कोई बुढ़ा आता है, तो वो क्या उनके स्पर्म को लेता है? वो नहीं लेता है ना, वो किसके स्पर्म को लेता है यूज करने के लिए? विक्की के तो लेता है, पंजाबी। यस सर। तो वो विक्की क्यों लेते? क्योंकि विक्की स्मार्ट होता है, एक्टिव होता है, और उसकी जनरेशन पहले ही बहुत सारे बच्चे कर चुकी होती है, तो वो काफी प्रोडक्टिव पर्सन था, इसीलिए उसके स्पर्म कलेक्ट किए गए थे। तो जो काफी प्रोडक्टिव होता है, जो एक्टिव होता है, उसके स्पर्म्स लेंगे ना, जो स्मार्ट होगा उसके लेंगे, जो एटलीस्ट किसी चीज में हेल्थी होगा, जो खुद ही बीमार है और एक्टिव नहीं है और ऐसी है, मान लो वीक रहता है, वो मान लो खूब एकदम दारू वारू शराब वराब बहुत पीता है, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एकदम डल है, येलो है, तो उसके स्पर्म्स लेंगे कोई? क्या कोई क्यों लेगा उसके स्पर्म भाई? इससे अच्छा तो ये है कि उनकी किसी के बेबी ना हो, ऐसे बेबी से इससे अच्छा है कि बेबी ना हो, क्योंकि तंग करेगा बाद में आके। तो इसीलिए हेल्दी और प्रोडक्टिव स्पर्म्स की डिमांड होती है, ऐसे लो क्वालिटी के स्पर्म्स की डिमांड नहीं होती है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड की सुविधा है, कुछ गवर्नमेंट में तो नहीं है बट यस प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज कह रहा हूँ, हॉस्पिटल्स में है। ठीक है, नॉट स्कूल नॉट कॉलेज। यस, एनी डाउट इन दिस? किसी को भी कोई भी सिंगल डाउट आ रहा हो माइंड के अंदर? ये टॉपिक से तो तुम रिलेट कर सकते हो, आई गेस तुम्हारे डाउट तो होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है भाई, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो होता क्या है, अब मैंने तुम्हें शायद एक चीज बताई थी, अब जब बेबी हो गया तो देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूज हुआ था नहीं हुआ था डिलीवरी में?
ऑक्सीटोसिन। Yes, sir. Yes, sir. अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो मैंने बताया था मिल्क की सिक्रीशन के लिए भी होता है, याद करो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मैंने Yes, लिखवाया sir. था। तो ऑक्सीटोसिन अब जब हार्मोन मदर के अंदर ज्यादा बढ़ गया है तो उससे क्या होता है, उससे फीमेल का जो ब्रेस्ट का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है और उसमें ज्यादा मिल्क भर जाता है, मिल्क एकदम ज्यादा एकदम आएगा। तो मिल्क अगर ज्यादा निकल के आएगा तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब डिलीवरी है और अब जो बेबी है, बेबी एकदम भूखा आया होगा या उसका पेट भरा हुआ है एकदम अच्छा खासा, भाई ऑफ कोर्स बेबी को भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना, बाहर आया है तो एक्चुअली उसके इम्यून सिस्टम भी अच्छा नहीं है एकदम से, तो इसलिए मदर अपना पहला मिल्क पिलाती है उसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। और उस कोलेस्ट्रम में क्या होता है, मैंने बताया था एंटीबॉडीज होती हैं, याद आया, और वो काफी न्यूट्रिटिव रिच Yes. होता है, पेल येलो कलर का होता है वो। तो वो बेबी को पिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, बेबी बेबी के अंदर थोड़ा न्यूट्रिशन आता है और बेबी को कोई बैक्टीरिया फंगस डायरेक्टली अटैक नहीं मार पाता। ठीक है, गॉट इट। Yes, sir. तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट एसेंशियल। तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट हो रहा है। No, sir. तो इसलिए वो जो आजकल टीवी में भी ऐड देखा होगा कि पहला दूध किसका पिलाएं, तो पहला दूध हमेशा माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन होता है और वो एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है। कहना इसे दे प्रोवाइड दी पैसिव इम्यूनिटी। Yes, sir. sir. अच्छा, तो पहले फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं मदर के? अभी मैंने इतनी बार नाम लिया, किसी ने पूछा नहीं। फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम, ठीक है, विच इज पेल येलो इन कलर। रिमेंबर एवरीबडी? Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा। अब बेबी की डेवलपमेंट होती रहेगी, फिर वो भी बड़ा होगा, फिर और इसी तरीके से साइकिल। ये तो रिप्रोडक्शन का पूरा पूरा यहाँ तक मेन पार्ट होता है हमारा खत्म। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये रिप्रोडक्शन, अब भाई यही तो मैं करवाना था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आगे नहीं आ गई, अब वो जनरेशन भी बड़ी होगी, फिर वो उसकी भी शादी होगी, फिर उसके भी बेबी होगा, ये चलता रहता है ऐसे इस तरीके से। ठीक है, मेल फीमेल का मतलब यूज करके नई जनरेशन आती रहती है। अब बात आती है, अब हम दूसरे टॉपिक पे मूव आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना, तुमने सुना होगा कि कुछ हमारे पास, अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नाम सुना है कभी तुमने? हेल्थ तो सुना होगा, Yes, sir. फिजिकली, मेंटली, सोशली। लेकिन एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी के लिए हमारे पास देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी का मतलब क्या है कि सेक्स एजुकेशन का इंट्रोड्यूस होना। ठीक है, लोगों के बारे में मिथ नहीं होना। मिथ मतलब कि बहुत सारी धारणाएं, जैसे टीवी में बहुत सारी चीजें दिखाते हैं भगवान को देख के कि भगवान जी हैं, उन्होंने उसकी आंखों में देखा, इससे नए वो भगवान जी आए। ठीक है ना, या कुछ लोगों ने उसको उसको कुछ भी मतलब कुछ भी पत्थर को छुआ तो वहां से एक नई सीता जी आ गई, यहाँ इस तरीके से ऐसी चीजें बनी हुई हैं। तो ठीक है, ये सब है हमारे, ये अलग मिथोलॉजी है पूरी की पूरी। लेकिन यहाँ पे मतलब पूरी एक अलग पुराण में ये सब लिखा हुआ है, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होगा? क्या कोई No, sir. रियलिटी पे पत्थर पे पैर रखोगे तो क्या वहां से कोई लड़की निकल के आएगी या लड़का निकल के आएगा? नहीं, No, sir. नो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या मान लो कुछ ऐसे होता है कि मान लो किसी की पानी के अंदर कुछ रह गया था और वहां से वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, फिर वो उसका कहता है कि ऐसे ही होता है वहां पे बहुत, कि हनुमान जी के पसीने से वहां पे एक किसी ने ले लिया तो वो हनुमान जी की पुत्री थी, और क्योंकि वो पसीने से बनी थी, तो नहीं अलग अलग टाइप की। पसीने से हाँ हाँ, तुमने शायद रामायण सर ध्यान से नहीं देखी। तो वो एक्चुअली हनुमान जी को खाने के लिए भाग रही होती है जब वो जा रहे होते श्रीलंका। तो लेकिन उस टाइम पे ऐसी चीजें हैं, तो मिथ वाली हैं या जो भी चीजें, लेकिन रियलिटी में ऐसा हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम कॉमन ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी वो होती है जिसमें हम रिप्रोडक्शन के एक्सपेक्ट को इजीली समझ सकें। एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी क्या होती है, मान लो अगर कोई किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो वो सेफ होना चाहिए, अनसेफ? ऑफ कोर्स सेफ होना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। एक कपल है, एक कपल मान लो सिर्फ 2 बेबी चाहता है, लेकिन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स 2 बार नहीं, मतलब ठीक ठाक सफिशिएंट नंबर में चाहता है, तो उस टाइम उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, तो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस चाहिए होंगे, राइट, जो उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सके। एम आई राइट? Yes, sir. तो इसीलिए तो अब हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी भी होनी चाहिए, जिसके बारे में इंडिया में तो स्पेशली लोग खुल के बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन वैसे अगर तुम अभी ट्विटर पे कोई है? No, sir. आई मैं ट्विटर पे देख रहा था, ट्विटर पे आज हैशटैग चल रहा है, हैशटैग चल रहा है सेक्स एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर तुम देखोगे तो हैशटैग तुम्हें दिख जाएगा। क्या विनोद तो चल ही रहा है, वेरी विनोद तो पुराना हो गया अब,
लेकिन ये आज का ट्रेंड चल रहा है कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि सेक्स एजुकेशन, क्योंकि जिस तरीके से रेप के केसेस चल रहे हैं तो मैं जानते होंगे, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि क्राइम है, अच्छी नहीं है। ठीक है, हर लाइफ की इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऐसे क्राइम बहुत हो रहे हैं, तो ये सेक्स इम्प्रॉपर एजुकेशन की वजह से ही हो रहा है। तो सेक्स एजुकेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी का मतलब क्या है कि हम चीजों को समझें, ठीक है, मिथ में ना आए। एक एजुकेटेड पर्सन अगर ये चीजें करता है, बहुत ही कम करते हैं, लेकिन अनएजुकेटेड बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो सब चीजों को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी हमारे पास कुछ 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 कह रहा हूँ, कुछ डिवाइसेस हैं, उसे हम तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो भी डिवाइसेस बनाए गए हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, देखो भाई, अब बहुत सारे डिवाइसेस हैं, आई गेस एक सबने नाम सुना होगा, मेरे पास कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी होता है, जैसे ड्रग्स का यूज करना है हमें। ठीक है, तो अगर मुझे ड्रग का यूज करना है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसे बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब तुम्हें अपने माउथ से चीजें ये लेनी है, इंगल्फ करनी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब दवाइयां मार्केट्स में, शायद तुमने नाम सुना होगा आई पिल, ये टीवी में भी ऐड आता है। ठीक है, फीमेल्स लेती हैं। तो इन आईपीएल के लेने, आईपिल के लेने, आईपीएल नहीं, आईपिल, आईपिल के लेने से क्या होता है, हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो बैलेंस होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। मान लो तुमने पहले ही प्रोजेस्टेरोन ले लिया या पहले ही ईस्ट्रोजन ले लिया, ये इसी की बनी होती है, तो उससे क्या होता है, उससे ओव्यूलेशन नहीं होता है, अगर होना भी होगा तो। ठीक है, तो इससे ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो क्या ओवा होगा वहां पे फिर फीमेल की बॉडी में? नो सर। और जब ओवा ही नहीं होगा तो उस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो क्या बेबी बन पाएगा, फिर जाइगोट बन नो पाएगा? सर। नहीं। लेकिन इनके एक चीज, इनके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं ज्यादा लेने से। ठीक है, तो अगर कोई एक फीमेल है, अगर कोई फीमेल आईपीएल ले रही है, एक एक पहले आई थी सहेली, पहले नहीं आई थी, अभी भी है, राइट नाउ भी है, सहेली है उसका नाम, क्योंकि ये फीमेल्स लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये सहेली इसका नाम है। और इसी तरीके से एक आया था बहुत पहले, माला डी। ठीक है, तो माला डी, ये पहले पहले की पुरानी की मूवीज में ऐड आते थे इनके, हमारी सहेली, आईपिल। आईपिल तो एक्चुअली न्यू जनरेशन टाइप की है। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, तो उससे अगर ओव्यूलेशन वाला फेज चल रहा है तो ओवा प्रोड्यूस नहीं होगा, और ओवा प्रोड्यूस नहीं होगा तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म आएंगे लेकिन वो फ्यूज नहीं कर पाएंगे। किससे फ्यूज करेंगे जब ओवा ही नहीं है? तो वो अंदर रह जाएंगे और डिजेनरेट हो जाएंगे, तो क्या बेबी हो पाएगा इससे? नो सर। नो सर। तो बताओ कॉन्ट्रासेप्टिव हुआ या नहीं हुआ अपने आप में? ये हुआ। बिल्कुल हुआ अपने आप में कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये है, दिस इज कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसी तरीके से हमारे पास एक आ रहा है, क्या, एक हमारे पास होता है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, विच इज क्वाइट गुड, और वही इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। आई गेस तुम लोगों ने सुना भी होगा, बट इंडिया में एक्चुअली ऐसी चीजें लोग यूजुअली बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीजें यूजुअली बच्चे अपने दोस्त से समझते हैं, फ्रेंड सर्कल से ज्यादा जानने को मिलता है। ठीक है, तो बैरियर, आई गेस तुम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, तो सीडीएम्स भी बोल सकते हो। तो ये, एम आई राइट, आई गेस नाम सुना होगा। तो ये जो होते हैं हमारे पास, यूजुअली मेल यूज करता है। ठीक है, वैसे तो फीमेल भी यूज कर लेती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, ये रबर का बनता है, लेटेक्स शीट का भी बना सकते हैं। आई गेस तुम लोगों ने सुना होगा बीटेक इन पॉलीमर इंजीनियरिंग। तो पॉलीमर इंजीनियरिंग, जो जो पॉलीमर कंपनीज होती हैं, तो ये एक तरह से पॉलीमर का बना होता है। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होता है। तो इसे यूजुअली मेल पार्टनर जो होते हैं अपने पेनिस के ऊपर पहनते हैं, राइट। सो ये बेसिकली क्या करेगा, तो जो भी मान लो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो जितने भी स्पर्म्स होंगे वो सारे किस पे रह जाएंगे, वो कॉन्डम्स। यस, तो वो इसी के ऊपर रह जाएंगे, राइट। और फिर वो बाहर, मतलब एक तरह से फीमेल की बॉडी में नहीं जा पाएंगे। तो जब वो फीमेल की बॉडी में नहीं जा पाएंगे तो फिर वो फ्यूज भी नहीं होगा। तो एक तरह से इसका नाम बैरियर क्यों पड़ा, बिकॉज इट इज वर्किंग एज अ बैरियर बिटवीन द मेल एंड द फीमेल बॉडी, राइट। यस सर। सर। ठीक है, तो जितना भी सीमेन होगा वो सब इसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो इट्स स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अगर मान लो अगर कोई इसके अंदर ये इस तरीके से पेनिस भी है,
तो जितने भी होगा सारे के सारे स्पर्म यहीं पर ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है काफी, लेकिन एक चीज है इसमें रिस्क भी थोड़ा बहुत होता है, एक्चुअली डिपेंड करता है क्वालिटीज के ऊपर भी, कुछ बैड क्वालिटीज भी होती है जिसकी वजह से ये टीयर कर सकता है और वो प्रेगनेंसी को लीड कर सकता है, ठीक है। तो ये बट दिस इज क्वाइट गुड, व्हाई, बिकॉज इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द एसटीडीज। तो ये एसटीडीज से बचाता है, एसटीडीज का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है। तो सेक्सुअली, जैसे तूने एड्स का नाम सुना होगा आई गेस, जेनाइटल हर्पिस का नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस बी का नाम सुना होगा, एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और कौन सी, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, गोनोरिया नॉट घमोरिया, घमोरिया एसटीडी नहीं है, घमोरिया गर्मी में होती है, बच्चे के भी हो जाती है, तो वो कोई एसटीडी नहीं होता है, गोनोरिया, गनोरिया, ठीक है। तो देखो मोस्टली एसटीडी होते हैं ना, तो पता है उनका क्या सिम्टम्स होते हैं एसटीडी के होने से? एक तो पेनिस से एकदम फ्लूइड डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत ही स्मेली होता है, वजाइना से भी हो सकता है, तुम्हारी पूरी बॉडी में रैशेस हो जाना, ठीक है, रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, ठीक है, इम्यूनिटी तुम्हारी लो हो सकती है, ऑफ कोर्स एड्स के केस में यही होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि एसटीडी के केस में हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं हमारे पास, आई मीन एसटीडी मैंने कौन कौन से बताए? एक मैंने बताया गोनोरिया, ठीक है, एक मैंने बताया सिफिलिस, इनके भी एजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ वायरस से होते हैं, ठीक है, कुछ फंगस से होते हैं, सिफिलिस, ऐसे जेनाइटल हर्पिस, ठीक है। Yes, तो ये sir. क्या है, तो ये मेरे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग कॉन्डोम्स और इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी प्रोटेक्टिव बैरियर, सो फीमेल कैन आल्सो यूज इट बिकॉज फीमेल्स कॉन्डोम्स आर आल्सो अवेलेबल, बट इन इंडिया मोस्टली मेल्स यूज इट, ठीक है, तो मेल्स ही यूज करते हैं। तो it protect you from the not only from the unwanted pregnancy but also from STDs like gonorrhea, syphilis, genital herpes. Any doubt in this? No, No, sir. sir. नो सर। Good. And the last is, I guess तुम लोगों ने सुना होगा इंदिरा गांधी के टाइम पे एक अभियान चलाया गया था जिसमें लोगों की नसबंदी हो रही थी, कभी देखा है? आई गेस वो Z5 पर एक मूवी भी है जिसका नाम है शुक्राणु, किसने देखी है? देखिए भी होगी तो कोई No, बोलेगा sir. नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो उसमें वो वाला बॉय है जो मिर्जापुर में जो मेन वो है, नाम भूल गया हूँ, मुन्ना मुन्ना को तो जानते होगे, जो थप्पड़ मारता है पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, IAS वाईएएस बनो, देश संभालो। अरे यार तुम लोग बिल्कुल ही, चलो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी, मतलब मेरे को लगा कि कुछ बच्चे शायद मॉडर्न है, पर मैं भूल गया था हमारे यहाँ पे बच्चे 19th सेंचुरी के भी हैं। ओके ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, मुझे लगता है मैं ही ज्यादा एडवांसमेंट हो गया लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, मैं क्या कह रहा था, यस, तो हमारे पास इंदिरा गांधी के टाइम के बता रहा था, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ था, एक इनके कितने बेटे थे, कोई बताएगा इंदिरा गांधी के कितने बेटे थे, बताओ। पता नहीं सर। अरे हद होती है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, बहुत शेमफुल बात है ये। तुम, 2 बेटे थे उनके, एक राजीव गांधी, एक संजय गांधी। तुम लोगों के एसएसटी में कितने नंबर आए? सबके सब फेलियर हो गए एसएसटी में। तुम लोगों को इंदिरा गांधी के बारे में नहीं पता जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं? बहुत शर्म की बात। तो प्राइम मिनिस्टर पता है सर, ये पढ़ा। तो बोला क्यों नहीं? बताया हमें। भाई तो उनके बेटे भी तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? सर पढ़ा है ये सब, बहुत पुराने है। हाँ वेरी गुड, चलो एक तो है कम से कम, बाकी लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि ओ हमें यही पता ये सब हो क्या रहा है। हाँ, तो राजीव गांधी तो एक अच्छे मतलब बेटे थे उनके, लेकिन संजय गांधी इतना नहीं थे। तो संजय गांधी को एक्चुअली गरीबी पसंद नहीं थी, ठीक है, उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो संजय गांधी को गरीबी, झुग्गी झोपड़ी जब ये देखते थे ना, इनको चिढ़ मच जाती थी। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने देखा कि झुग्गी झोपड़ी वाले के ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनके 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हैं। उस टाइम पे और लोगों के भी होते, लेकिन पता नहीं इनको इसको सिर्फ गरीब बच्चे लोगों को ही दिखे। तो इसने क्या अभियान चलाया, जो जो सरकारी कर्मचारी अपना प्रमोशन चाहते हैं, ठीक है, तो वो जितने भी लोग हैं उनकी नसबंदी करवाओ, ऐसी कुछ पॉलिसी लेकर आया संजय गांधी। अब सरकारी नौकर तो सरकारी होते हैं, तो वो पकड़ के लाने लग गए लोगों को।
तो वो जो मैं मूवी की बात कर रहा था ना, उसमें भी उस टाइम पे इंदिरा गांधी के टाइम की बात दिखाई है। तो उस टाइम पे उसको पकड़ के ले जाते हैं और उसकी नसबंदी करवा देते हैं, हॉस्पिटल में लोग पकड़ पकड़ के ले जाने लगे, तो जो कि अच्छी बात नहीं थी भाई। नसबंदी एग्जैक्टली होता क्या है? बता रहा हूँ मैम, बता रहा हूँ नसबंदी होता क्या है। तो नसबंदी से क्या होता है कि अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है तो उनके बेबी नहीं होगा। पहले के लोग ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करते ही नहीं थे। हाँ हाँ सक्षम, वेरी गुड। मैंने कुछ खाया था, तूने सोचा चलो मैं भी करता हूँ कुछ। चलो वेरी गुड, यस। नहीं सर, वो कब से रखा हुआ है सर, वीडियो अच्छा बंद नहीं अच्छा, कर पा रहा मैं ठीक है इसलिए। ठीक है, अच्छा अच्छा। अगर कुछ किसी को छोटा मोटा, देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने वीडियो ऑफ कर ली है अपनी। अगर तो कुछ मेरा लोगों को, इंटरनेट स्लो हो गया। अच्छा, अगर कुछ लोगों को थोड़ा बहुत खाना पीना है तो 2 मिनट के लिए चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना इतना तो हम अलाउ कर देंगे, लेकिन मोस्ट टाइम ऑन रहनी चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा था, यस, ये फेलोपियन ट्यूब में तो पता है ओवा यहाँ से आएगा। तो हम क्या करते हैं इस नसबंदी में, अगर देखो फीमेल को पकड़ने का अधिकार नहीं था उस टाइम पे, मेल को ही तो लोग पकड़ के ले जा सकते हैं, कोई फीमेल को पकड़ के दिखाए। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी लेडी, और वो आयरन लेडी थी पूरे देश की। जितना अच्छा उन्होंने देश को संभाला ना उस टाइम पे, उतना कोई अच्छा संभाल नहीं सकता था। तो लेकिन उनके टाइम पे वो यही उनकी गलती थी, क्योंकि अब भाई कोई भी माँ होती है अपने बच्चे से तो प्यार करती है, तो बस अपने बच्चों पे वो कंट्रोल नहीं कर पाई, एक बुरी बात थी। तो क्या करते हैं इसके अंदर, अगर फीमेल है तो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है ऑपरेशन से, और उसको टाइट कर दिया जाता है ऐसे कट करके। तो अब अगर ओवा निकलेगा तो क्या ओवा यहाँ पर आ पाएगा? सर और जब ओवा यहाँ पे नहीं आ पाएगा तो क्या फ्यूजन हो पाएगा, अगर मान लो स्पर्म आते भी हैं तो? क्योंकि ओवा तो यहीं रह जाएगा। तो इसे बोलते हैं नसबंदी। इसका मतलब ये फेलोपियन ट्यूब भी कट करवा दी गई, ठीक है। तो इससे इससे कभी भी बेबी होगा किसी के? नो सर। नहीं सर। तो ये एक सर्जिकल मेथड है, सर्जरी है एक तरह से ये। ऐसी मान लो अगर होगा कोई, क्या होगा वहाँ? क्या मर जाएगा। क्या बोला? माँ का क्या होगा? माँ का क्या होगा? कुछ नहीं होगा माँ का। अबे एक पोर्शन ही तो कट करके टाइट कर दिया है, कुछ होगा थोड़ी। माँ को अगर कुछ होने लग गया फिर लोग करवाएंगे क्यों? ठीक है, नॉर्मल लाइफ होगी, बस ये एक पोर्शन कट करके टाइट कर दिया माँ जाएगा। नहीं होगा। अच्छा, ओवा ओवा डीजेनरेट हो जाएगा। ओवा जब निकलेगा तो हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो निकलती हैं और डीजेनरेट हो जाती हैं। डीजेनरेट का मतलब खुद ही निकलेंगी, खुद ही फिर एब्जॉर्ब होकर गायब हो जाएंगी, तो डीजेनरेट हो जाता है। ऐसी हमारे पास क्या है, अब मैंने तुम्हें मेल का ही बताया था, ये मान लो एक स्क्रोटम में टेस्टिस है, यहाँ से वासा डिफरेंस बताया था मैंने। यस सर। यस सर। सर तो उसकी अगर ये, प्रॉफिट हो जाती है। हाँ, तो ये वासा डिफरेंस बॉडी के अंदर जाएगा और फिर ये इस पेनिस के तो बाहर आएगा। तो अब वासा डिफरेंस को मान लो यहाँ से कट कर दिया गया। कट करने के बाद इसको यहाँ से टाइट कर दिया गया, ऐसे कट करो और टाइट कर दिया जाए। तो मेल में ही होता था, क्योंकि जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी थे वो फीमेल को पकड़ के नहीं लेके आ रहे थे, मेल को पकड़ के ला रहे थे, जो बेचारे गरीब लोग हैं। तो फीमेल को तो पकड़ सकते नहीं थे ना, फीमेल का थोड़ा वैसा वाला सीन होता है। तो मेल बेचारों की, जितने भी मेल थे उनकी बुरी हालत हो गई थी, जो बेचारे गरीब थे। तो उनको कट करके ऐसे टाइट कर दिया गया था। ऑल्दो बहुत आलोचना हुई थी फिर इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार की, क्योंकि सिर्फ गरीबी क्यों, अगर करना है तो सबके लिए करो फिर। तो इसीलिए ये इसको, तो ये जो फीमेल में क्या हुआ है, ट्यूब को काटा गया है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। और इसमें ये मेल को किसको काटा गया है? वासा डिफरेंस को, वासा डिफरेंस। तो इसलिए से बोलते हैं वैसेक्टोमी, वासा डिफरेंस, ठीक है। तो ये बताओ ये सर्जरी है या नहीं एक तरह से? यस सर। तो इसलिए इसे बोलते हैं सर्जिकल मेथड। अच्छा, ये टेम्पररी है या परमानेंट है? मोस्टली परमानेंट। परमानेंट है। परमानेंट होता है। इसलिए जब तक किसी के बेबी ना हो जाए तो उसको नहीं करवानी चाहिए। वैसे तो ये नहीं करवानी चाहिए, जब भाई मार्केट में इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अवेलेबल हैं, तो इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। तो परमानेंट मेथड है ये। तो ये पहले उस टाइम पे करवाया गया था, ऑल्दो वो एक फेलियर भी था, मतलब इतना ज्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं रहा। सर वो जबरदस्ती ला रहे थे या फिर अपनी मर्जी से लोग आ रहे थे? जबरदस्ती ला रहे थे यार, जबरदस्ती ला रहे थे, यही तो बुरी बात थी। अगर कोई अपने आप करवाना चाहता है तो करवाएं, कुछ लोग करवाते भी हैं। जैसे मान लो शादी की बात, किसी के 2 बच्चे हो गए, उनको 2 बच्चे चाहिए थे। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होता है, तो मतलब 2 बच्चों के बाद भी, तो अगर मान लो किसी को करना है तो अब यूजुअली अगर कोई दोनों पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर करवा ले, तो अगर करवा लेगा तो क्या फिर अब उनके और बच्चे होंगे? नहीं होंगे। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कंटिन्यू रहता है और उनके बेबी भी नहीं होते हैं, और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं करना पड़ता। लेकिन लेकिन जब मार्केट में ऑलरेडी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं जो कि काफी चीप हैं, कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि सर्जरी है, सर्जरी में पैसा लगता है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस?
नो सर। तो इसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड विच इज ऑलमोस्ट अ परमानेंट मेथड, और ये उस टाइम पे जबरदस्ती करवाया गया था और इंदिरा गांधी सरकार की बहुत आलोचना हुई, विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी थी तो जिस तरीके से आज मोदी की लहर है, मोदी जी की, उसी टाइम पे इंदिरा गांधी की उस टाइम पे लहर थी। उस टाइम पे बीजेपी कहीं पे स्टैंड नहीं करती थी, उस टाइम पे कांग्रेस 60 साल तक आगे आ गई इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी की लहर थी उस टाइम पे। उस टाइम पे तो ये बोला जाता है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जैसे आज बोला जाता है मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, इस टाइप बोला जाता है कुछ कुछ, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा ही था, तो इसलिए ये सब चीजें उस टाइम पे बीजेपी बुराई करती थी कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर, और आज कांग्रेस करती है। चलो ठीक है, ये तो पॉलिटिकली हो गया, तो आई होप समझ में आ चुका होगा। तो ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी, मेल के अंदर वैसेक्टोमी। अच्छा, दोनों को करवाना होता है या किसी एक पार्टनर को? सर एक दोनों को करवा के क्या फायदा है? एक करवाओ तो एक, जब एक गैमेट नहीं होगा दूसरा गैमेट होगा भी तो कुछ होगा नहीं ना उससे। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस ठीक है, तो गाइस इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर वैसे ही तो अभी बचा हुआ है 10%, 90% चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। क्या टेस्ट होगा? अभी डिसाइडेड नहीं है बट बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगी, ठीक है। सर इसका टेस्ट फाउंडेशन पार्ट का मतलब मिलके होगा ना पूरा? मिलके होगा, इसका पूरा मिलके होगा, यस। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। बाय सर।